स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। पिछली दो क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में विस्तार रूप से पढ़ा है। आज की क्लास में उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिए, फिर आप ये क्लास देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं चार, बड़ा आ, ओ, ए और ए। तो मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जब दो सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से एक नया स्वर बनता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ किससे बनता है? छोटा आ के जुड़ने से बनता है बड़ा आ, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। यहाँ पर विकल्प दिया है व्यंजन, स्वर, मात्रा और विसर्ग। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों आते हैं स्वर के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये स्वर है और स्वर में ये मात्रा के आधार पर उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर क्या है? जब दो सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं तो जो नया स्वर बनता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ। तो देखिए बड़ा आ भी बनता है दो वर्णों के जुड़ने से, बड़ी ई भी दो सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं तो बनता है, और बड़ा ऊ भी जब दो सजातीय स्वर आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ओ। लेकिन ओ किस में आता है? ओ आता है विजातीय स्वर के अंतर्गत। जब छोटा आ और छोटा ऊ जुड़ता है तो बनता है ओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसमें पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्धविवृत स्वर कौन सा होता है। विकल्प दिए हैं बड़ा ऊ, ए, बड़ा आ और ए। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको बताना है अर्धविवृत स्वर कौन सा होता है। स्वर में मैंने आपको पढ़ाया था मुख के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर और अर्धविवृत स्वर। तो देखिए बड़ा ऊ तो आता है समृद्ध स्वर के अंतर्गत, और अ किसके अंतर्गत आता है? अ आता है अर्धविवृत के अंतर्गत, और बड़ा आ विवृत स्वर के अंतर्गत आता है, ए आता है अर्धसमृद्ध स्वर के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जा रहा है अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। अ जो होता है वो अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, तो चारों में से पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। विकल्प दिया है 4, 25, 33 और 2। भाग 2 में मैंने आपको वर्णमाला में व्यंजन के बारे में बताया था। व्यंजन को 3 वर्गों में किया गया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इनके 5 वर्ग के होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये पांचों वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ड आते हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 25। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं आपको पश्चविवृत, अग्रसमृद्ध, अग्रविवृत और पश्चसमृद्ध। तो देखिए पहले जानते हैं कि बड़ा ऊ किसके अंतर्गत आता है, समृद्ध के कि विवृत के। तो बड़ा ऊ आता है समृद्ध स्वर के अंतर्गत। बड़ा ऊ आता है समृद्ध स्वर के अंतर्गत, लेकिन यह होता है पश्च समृद्ध। कैसे? और अगर आपसे छोटा ऊ कहा जाए तो यह अग्र समृद्ध के अंतर्गत आएगा, बड़ा ऊ पश्च समृद्ध के अंतर्गत। तो यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प नंबर 4, इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। विकल्प दिया है स्वर, आयोगवाह, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो भाग 1 में मैंने आपको स्वर के बारे में पढ़ाया था। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आ है आयोगवाह। क्या है? आयोगवाह। आयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के अंतर्गत आता है अंग और विसर्ग के अंतर्गत आता है आह। तो अंग और आह आयोगवाह है। अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है।
टा वर्ग का उच्चारण स्थान विकल्प दिया है दंत मूर्धा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इग्नोर कीजिएगा इसे, यहाँ पर होगा तालु। और चौथा ऑप्शन है कंठ तालु, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। टा का उच्चारण स्थान, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है शब्द, ध्वनि, वर्ण और इनमें से कोई नहीं। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाएगी वर्ण। और अगर आपसे पूछा जाए मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई ध्वनि होगी। और सार्थक इकाई पूछा जाए तो वह हो जाएगी शब्द। और अगर पूर्ण सार्थक इकाई पूछा जाए तो वह हो जाएगा वाक्य। अगला प्रश्न है निम्न में से पार्श्विक वर्ण है? यहाँ पर विकल्प दिया है रा, ला, हा और वा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ला क्या होता है? पार्श्विक वर्ण। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो ला हमारे जीभ के दोनों ओर पीछे से ध्वनि निकलती है ला की, तो हम ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षी व्यंजन को हम और क्या कह सकते हैं? हम संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन होते हैं, विकल्प दिया है 2, 4, 6 और 13। तो संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, शा, सा और हा, ये 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई क्या है? यहाँ पर विकल्प दिया है अक्षर, शब्द, वाक्य और पद। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण सार्थक लिखित इकाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाक्य। भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई वाक्य होती है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? विकल्प दिया है 18, 5, 4 और 2। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था हिंदी की उपभाषाओं के बारे में, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा? 2। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी की। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी मतलब बोलियां होती हैं हिंदी की, तो हो जाएगा 18 बोलियां होती हैं हिंदी की। अगला प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं वर्गों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? यहाँ पे विकल्प दिया है डा, ढा, पा, फा, गा, घा, जा और झा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आप उच्चारण करके इनका ज्ञात कर सकते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? यहाँ पे विकल्प दिया है था, धा, का, गा, फा, बा, छोटा और बड़ा आ। तो यहाँ पे अल्प प्राण जब हम उच्चारण करें तो हमारे मुख से हवा कम निकले तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। का और गा आप उच्चारण करके देख सकते हैं। का और गा के उच्चारण में हमारे मुख से श्वास कम निकलती है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यहाँ आपको बताना है किस वर्ग के व्यंजन हैं। विकल्प दिया है तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ और ओष्ठ। तो भाग 2 में आप सभी ने पढ़ा था व्यंजन को 3 वर्गों में किया गया है, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ। क्या हो जाएगा? अंतस्थ। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर, वर्ग के तृतीया अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर और वर्ग के चतुर्थ अक्षर। तो देखिए अनुनासिक जिनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकले उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और ये वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? वर्ग के पंचमा अक्षर। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास हवा गले से निकलते समय स्वतंत्र रूप से कंपन पैदा करती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, केवल घोष ध्वनियां, केवल सघोष ध्वनियां, अघोष ध्वनियां और घोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां। तो देखिए, घोष ध्वनि को हम सघोष ध्वनि ही कहते हैं। घोष और सघोष एक ही होता है। और यहाँ पर दिया केवल घोष ध्वनि या सघोष ध्वनि, तो ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में भी यही कह रहा है, घोष या सघोष ध्वनि। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। तो देखिए क्या कह रहा है, निकलते समय स्वतंत्र कंपन पैदा करती है। तो हम जब अघोष ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि में कंपन पैदा नहीं करती है, लेकिन जब हम घोष या सघोष ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो यह हमारी ध्वनि में कंपन पैदा करती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी के वे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें के वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं आपको, सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो कह रहे हैं केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, तो हो जाएगा अघोष, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ध्वनि में कंपन नहीं होती, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अघोष। इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। मुख से जब उच्चारण करें, मुख से कम श्वास निकलती तो उन्हें हम क्या कहते हैं। विकल्प दिया है, महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, प्राण व्यंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए विकल्प नंबर 4 तो पहले से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचते हमारे पास 2, महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन। जब हम महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से श्वास ज्यादा निकलती है और अल्पप्राण में श्वास कम निकलती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है, पहला का, रा, ला और हा। दूसरा दिया है या, शा, दा और रा, का, चा, पा, दा। और आखिरी दिया है विकल्प हा, सा, रा और बा। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्शी व्यंजन में और 25 वर्ण होते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। का, चा, देखिए पहले में तो का है लेकिन चा, पा और ता नहीं है, लेकिन इसमें तीसरा देखिए विकल्प, तीसरे विकल्प में का, चा, पा, दा है। तो ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प दिया है यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। जब आपने पढ़ा था स्वर में, स्वर का वर्गीकरण किया गया था कई वर्गों में, तो उसमें था मात्रा के आधार पर। तो मैंने आपको पढ़ा था मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों मात्रा के आधार पर स्वर हैं। तो यहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प दिया है 2, 3, 4 और 6। तो ये स्वर के वर्गीकरण में ही आपने पढ़ा था, जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और आपने पढ़ा था मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर। और ओष्ठ के आधार पर आपने पढ़ा था 3 प्रकार के, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर और उदासीन स्वर। और नासिका के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो यहाँ इसका 25 क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प 2 सही हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। यहाँ पर विकल्प दिया है अक्षर, स्वर, व्यंजन और अनुसार। तो देखिए अक्षर तो एक ही वर्ण का होता है, स्वर भी एक ही वर्ण का, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वर से मिलकर बना होता है। कौन सा स्वर से? छोटा आ स्वर से मिलकर व्यंजन बना होता है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। विकल्प दिया है संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
तो अभी हमने स्वर और व्यंजन में पढ़ा था कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और छोटा आ स्वर व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं या, सा, हा और ड़ा। तो यहाँ पे काकल्य व्यंजन हो जाएगा विकल्प नंबर 3। कौन सा? हा हो जाएगा काकल्य व्यंजन। अब काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? काकल्य व्यंजन हम उसे कहते हैं जब हम उस वर्ण का उच्चारण करें तो हमारा मुख खुला रहे और कंठ से आवाज एक झटके में बाहर निकले, तो उसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। जब आप हा का उच्चारण करते हैं तो मुख हमारा खुला रहता। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रा का विवरण है। वर्ण रा का विवरण किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। दूसरा है वत्स, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तीसरा है वत्स, संघर्षी, अघोष और अल्पप्राण व्यंजन। और चौथा विकल्प है वत्स, स्पर्श, सघोष और महाप्राण व्यंजन। तो देखिए रा को हम और क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी ला को कहते हैं। जो आपने पढ़ा था भाग 2 में, रा के उच्चारण समय हम इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। और यह अल्पप्राण व्यंजन के भी अंतर्गत आता है और घोष ध्वनि के अंतर्गत भी यह आता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? 1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए विकल्प दिया है 6, 8, 9 और 7। तो अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? देखिए यहाँ पर विकल्प दिए हैं द, री, गा और आ। देखिए हम दीर्घ का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो दा क्या है? व्यंजन। व्यंजन में हलंत लगा होता है क्योंकि, और जब इसे पूरा लिखना होता है तो हम स्वर आ का उपयोग करके इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले तो दा हलंत के साथ, और री लगा है इसमें री, फिर गा है, गा को हलंत के साथ लिखेंगे क्योंकि गा व्यंजन है। और व्यंजन के साथ स्वर कौन सा लगता है? छोटा आ। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। दा हलंत के साथ और री, गा हलंत के साथ और छोटा आ। देखिए हलंत क्यों लगा है? क्योंकि व्यंजन स्वर के साथ ही मिलकर पूर्ण होता है, और जब हम व्यंजन छोटा आ को निकाल देते हैं तो वह हलंत के रूप ले लेता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या है? तो देखिए उद्यान का वर्ण विच्छेद भी क्या है? छोटा ऊ। पहले देखिए हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? छोटा ऊ, दा हलंत के साथ, फिर उद्यान लिखने के या का प्रयोग करेंगे या। फिर यहाँ पे देखिए उद्यान में बड़ा आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। तो हो जाएगा छोटा ऊ और हलंत के साथ दा, या और बड़ा आ, फिर ना है, ना हलंत के साथ, लेकिन इसमें हलंत के साथ नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। फिर देखिए छोटा ऊ दा हलंत के साथ, या बड़ा आ ना हलंत के साथ, और छोटा आ क्योंकि ना एक व्यंजन है। जब इसमें से स्वर को अलग करेंगे, स्वर छोटा को अलग करेंगे तो ना हलंत का रूप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब यहाँ पर हमको विकल्प नंबर 2 मिल गया सही, तो हम यहीं पर इसे रोकते हैं। यहाँ पर इसका सही विकल्प और उत्तर होगा दूसरा, उद्यान का वर्ण विच्छेद विकल्प नंबर 2 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी कुल वर्ण लिपियां हैं? विकल्प दिया है 44, 33, 52 और 48। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52। उन्हें हम वर्ण लिपियां भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा, 52। अगला प्रश्न है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर और निर्नासिक स्वर। तो इसमें से सही हो जाएगा विकल्प नंबर 4। कौन सा? विकल्प नंबर 4 कह रहे हैं जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। तो निर्नुनासिक स्वर की ध्वनि मुख से निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का लास्ट और अगला प्रश्न है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? विकल्प दिया है संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ और महाप्राण। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं?
तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब विकल्प नंबर 1 इसका हो जाएगा सही उत्तर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा।